Jai Hind to one and all. Today I am here with the 8th class SST chapter number 6 lithosphere and landform. आज हम lithosphere and landform पढ़ेंगे. You know very well that your SST subject has 3 parts, that is history, civics and geography. अभी हमने जो 2 पार्ट्स कंप्लीट करे हैं या 2 चैप्टर कंप्लीट करे हैं वो सिविक्स पार्ट के थे. अब हम ज्योग्राफी पार्ट का जो हमारा लेसन है वो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. डेट इज लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म. व्हाट इज लिथोस्फीयर, व्हाट डू यू मीन बाय लिथोस्फीयर. देखिए आप लोगों को मालूम है, पिछले साल भी मैंने बताया था या पिछले साल आपने अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा कि जो 3 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं लाइफ के लिए ज़रूरी है, उसमें से फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकेंड हाइड्रोस्फीयर और थर्ड है एटमॉस्फीयर. ये हमने देखा था. तो इसमें आज हम इस लेसन में अब हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे. लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो जो लैंड पार्ट है, जो ज़मीन का हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर. और अगर हाइड्रोस्फीयर की बात करूं तो अर्थ पे जितना भी वाटर का हिस्सा है, चाहे वो ओशियंस में हो, सीज में हो, लेक्स में हो, रिवर्स में हो, पॉन्ड्स में हो, ये सभी क्या है, ये है हाइड्रोस्फीयर. और अगर एटमॉस्फेयर की मैं बात करूं तो एटमॉस्फेयर मीन्स एयर. जो भी एयर है, एयर सराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेयर. मीन्स उसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये एटमॉस्फेयर है. और ये तीनों ही चीज़ें हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. यदि लिथोस्फीयर नहीं होगा तो हम खड़े नहीं रह सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते, फार्मिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते. तो आज हम इस लेसन में इसी को देखेंगे, लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म. तो लेट्स स्टार्ट. The origin of the Earth dates back 400 billion years, and since then many changes have occurred. About 29% of the Earth is surrounded by lithosphere, while 71% of the hydrosphere. देखिए अगर हम अर्थ के एग्जिस्टेंस की बात करें या ये बात करें कि अर्थ के ओरिजिन की, तो अर्थ का जो ओरिजिन है 400 बिलियन ईयर्स एगो पहले माना जाता है. इसके अलावा अगर हम अर्थ की बात करें तो जो जमीन का हिस्सा है, इसका जो लिथोस्फीयर है वो 29% है, वो कम है. और पानी का जो हिस्सा है, जो हाइड्रोस्फीयर है, वो 71% है. मतलब जिस भूमि के ऊपर, जिस धरती के ऊपर हम रहते हैं वो केवल और केवल 29% है. आगे बात कर लेते हैं. एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर. द मेन स्फीयर्स ऑफ द अर्थ आर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर. ये दोनों ही, जैसे कि अभी हमने बात करा 71% में पानी है, मतलब ज़्यादातर जो पानी है वो सीज एंड ओशियंस के फॉर्म में है. तो वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर होता है. और हमारा जो लैंड है मीन्स जो 29% में है वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर होता है. तो मीन्स जो हमारा अर्थ है वो 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इज नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. देयर आर बिग माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, वैलीज, एक्सटेंसिव प्लेन्स एंड प्लेटू. हमारा जो अर्थ का सरफेस है ये आपने देखा होगा हर जगह से सेम नहीं है. कई कई बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, जैसे हमारे देश में हिमालय पर्वत श्रृंखला है या हिमालय रेंजेस है. ये कई कई बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं. कहीं कहीं वैलीज होती है, माउंटेन के अंदर ही वैलीज होती है. इसके अलावा कहीं जो है प्लेटूज होते हैं, कहीं प्लेन्स होते हैं, कहीं रिवर्स है, कहीं लेक्स है. इस टाइप के अलग अलग जो लैंडफॉर्म्स है वो हमारे वर्ल्ड में या ये कहना चाहिए हमारे लैंड के ऊपर पाए जाते हैं. जो इसके आउटर मोस्ट पार्ट है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ की जो आउटर मोस्ट पार्ट है जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रस्ट. ये इसकी आउटर मोस्ट फॉर्म है. देयर आर 2 changes, 2 types of changes which have been seen in the surface, sudden change and slow change. 2 टाइप के चेंजेस होते हैं जो हमें सरफेस के ऊपर नजर आते हैं. एक तो होता है सडन चेंज, एकदम से चेंज हो जाना, और एक होता है स्लो चेंज, धीरे धीरे चेंज होना. अगर मैं सडन चेंज की बात करूं तो अर्थक्वेक है, वोल्केनिक इरप्शन है, ये सब सडन चेंज है, एकदम से आते हैं. अर्थक्वेक जो आता है वो भी एकदम से आता है, सडन चेंज है. और अर्थक्वेक के कारण जो लैंड का जो शेप है वो बदल जाता है, लैंड फॉर्म बदल जाते हैं. वोल्केनिक इरप्शन के कारण भी लैंड फॉर्म बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये भी सडन चेंज है. अगर स्लोअर चेंज की बात करूँ तो रनिंग ऑफ वाटर, और रनिंग ऑफ वाटर के कारण वेदरिंग ऑफ रॉक्स होना या फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये सब स्लो चेंजेस है, धीरे धीरे होते हैं. मतलब एकदम से इसके बारे में मालूम नहीं होता है, या मालूम नहीं पड़ता है कि रॉक्स की वेदरिंग हो रही है या सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे होते हैं. हंड्रेड्स ऑफ ईयर में ये चेंजेस होते हैं. आगे हम बात कर लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ की. अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ की बात करूँ, देखिए अब हम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ हैज ऑलवेज
बीन अ सब्जेक्ट ऑफ मिस्ट्री। जो अर्थ के अंदर का स्ट्रक्चर है, अर्थ का ऊपर का स्ट्रक्चर तो हमने देखा है, डेली हम सब देखते हैं कि ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा, हमारा जो क्रस्ट है वो कैसी है, ये हमें मालूम है। लेकिन जो इंटरनल इसका स्ट्रक्चर है वो हमेशा एक मिस्ट्री है, एक रहस्य बना हुआ है, और कहीं ना कहीं साइंटिस्ट के लिए एक चुनौती है, और साइंटिस्ट उसको समय समय पे खोजने की कोशिश करते हैं। The layer below the earth is still beyond our understanding. Scientists have been made the several efforts to explore the structure of the earth by digging mines, volcanic earthquakes, etc. अब जो अर्थ के जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अर्थ के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगाया जा सके। तो वो डिगिंग के कारण माइंस वगैरह को डिगिंग करते हैं और उसको साइंटिफिक स्टडी करते हैं। इसके अलावा जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है या अर्थक्वेक आता है उसकी स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। तो इस आधार के ऊपर साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट ने इस इमेजिनेशन और लॉजिक के आधार के ऊपर अर्थ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 भागों के अंदर बांटा है। जो पहला भाग है वो क्रस्ट ऑफ द अर्थ और आउटर लेयर, सबसे जो ऊपरी पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं या आउटर लेयर भी कहते हैं। इसके अलावा जो सेकंड नंबर का पार्ट है क्रस्ट के नीचे वाला उसको हम मेंटल कहते हैं, MENT एलिमेंटल, नॉट मेंटल, MENTAL मेंटल नॉट, बल्कि मेंटल, MENT एलिमेंटल। और इसके अलावा जो इसका लास्ट का पार्ट है उसको हम नाइफ और कोर कहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आवर आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। द लिविंग थिंग्स लिव ऑन दिस पार्ट। The continent and the ocean are the part of the lithosphere. This sphere is formed by the light porous rock. अगर हम सबसे आउटर मोस्ट पार्ट की बात करें तो वो क्रस्ट है या हम उसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं। और जो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसी ज़्यादातर या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, इसी लिथोस्फीयर के ऊपर रहते हैं और इसी के ऊपर कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंट में मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि लैंड जो है वो 29% में है, उसी में कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब जमीन का बड़ा हिस्सा, a bigger land mass is known as continent, तो वो भी इसमें पाए जाते हैं और ओशियंस वगैरह भी इसके ऊपर पाए जाते हैं। This sphere is formed by the light porous rock. ये लाइट पोरस रॉक से मिलके बना हुआ है। इसके अगर हम विड्थ की बात करें, इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो वो 10 किलोमीटर से लगाकर 70 किलोमीटर तक के फैली हुई है। The upper layer of the lithosphere is called seal. लिथोस्फीयर की सबसे ऊपर की जो लेयर है उसको हम कहते हैं seal, SIAL seal. There is a prominence of silica and alluvium mostly in this part. इसको सील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम ये ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है। इट्स एवरेज डेंसिटी 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर मैं इसकी एवरेज डेंसिटी की बात करूं तो वो है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द लेयर बिलो द सील इज कॉल्ड सीमा। अगर सील जो लेयर है, अभी हमने सील की बात करी, उसके नीचे की अगर लेयर की मैं बात करूं तो उसको कहते हैं सीमा, SIMA सीमा। इट्स मेनली कंटेन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। बिलो द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ लाइज मेंटल। अब अर्थ की जो सबसे आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं मेंटल। इट्स डेप्थ इज बिटवीन 70 to 2900 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो 70 किलोमीटर से लगाकर 2900 किलोमीटर तक के है। इट इज प्रोमिनेंट मिनरल्स लाइक ओलिवाइन एंड पायरोक्सिन। इसके अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उसका नाम है ओलिवाइन और पायरोक्सिन। इट अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इज 2.9 to 4.7। इसकी अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो 2.9 से 4.7 इसकी डेंसिटी है। और इसके अलावा लास्ट की जो सबसे लास्ट की जो हमने मेंटल की बात करी है, मेंटल मीडियम, सबसे पहले क्रस्ट फिर मेंटल और अब हम कोर की बात कर रहे हैं। तो जो मेंटल है ये मीडियम लेयर है, मीन्स क्रस्ट के बाद की। अब सबसे इनर मोस्ट सबसे लास्ट की जो कोर है उसको कहते हैं नाइफ या कोर कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मेटेलिक कोर। इसको मेटेलिक कोर भी कहा जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ फेरियम एंड निकल। ये फेरियम और निकल मेटल से मिलकर बनी हुई। इट हैज द हाईएस्ट वेट एंड डेंसिटी। इसका वेट बहुत ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इट अप्रोक्सीमेट डेंसिटी इज 13.0। इसकी जो अप्रोक्सीमेट डेंसिटी है वो 13.0 है और ये एक्सटेंड करती है 2900 किलोमीटर से लगाकर 6400 किलोमीटर तक के। मीन्स जो मेंटल है उसकी लंबाई, एक क्रस्ट की जो लंबाई है वो भी आपको मैंने दे दी है, वो भी गिवन है आपको। उसके अलावा क्रस्ट के बाद में जो हमारी नेक्स्ट थी मेंटल, उसकी लंबाई और जो कोर है उसकी लंबाई भी यहाँ पर आपको नोन है। ये आप रीड करेंगे इसको एक बार तो आपको अच्छे से पता पड़
मेंटल की जो लंबाई है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। और उसके अलावा मैं आपको एक डायग्राम प्रोवाइड कर दूँगा, डायग्राम की स्टडी भी आपको करना है इंटरनल शेप ऑफ द अर्थ की, इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा और मालूम पड़ जाएगा कि जो आपकी इंटरनल लेयर्स वगैरह है वो किस टाइप्स की है। तो यहाँ से आपको इसकी स्टडी करना है। आगे हम बात कर लेते हैं रॉक्स की। अगर मैं रॉक्स की बात करूँ तो अलग अलग टाइप्स की रॉक्स पाई जाती है हमारे अर्थ में, जैसे इग्निशियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। ये अलग अलग टाइप्स की रॉक्स पाई जाती है। ओके, ऑल द सब्सटेंस व्हिच फॉर्म क्रस्ट ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड रॉक। जो अर्थ की क्रस्ट जिस चीज से मिलकर बनी हुई है उसको हम रॉक्स बोलते हैं। जो रॉक्स होती है वो ग्रेनाइट की होती है, ग्रेनाइट पत्थर की मिलकर बनी हुई होती है, सॉफ्ट मटेरियल की मिलकर बनी होती है जैसे सॉइल वगैरह। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इग्निशियस रॉक की। आज मैं आपको इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक बताऊंगा। अब हम बात करते हैं इग्निशियस रॉक की। These rocks are primarily rock of the earth crust. These rocks are formed by the hot molten rock material in the inner part of the earth. When this molten matter cools and harden it, and on the earth crust is formed the rocks known as igneous rock. अगर मैं igneous rock की बात करूँ तो ये अर्थ के आउटर पार्ट में पाई जाती है। और ये igneous rock यहाँ पर आई कैसे? कभी वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो हॉट मोल्टन लावा है अर्थ के ऊपर जब वो फैल गया, छा गया और उस कूल होने के बाद में ये रॉक्स का निर्माण हुआ जिसको हम इग्निशियस रॉक कहते हैं, या हम इसको ग्रेनाइट भी कहते हैं। इग्निशियस रॉक के इसको कॉमनली हम ग्रेनाइट भी कहते हैं। द ग्रेनाइट इज कॉमनली यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। इस ग्रेनाइट का इस्तेमाल हम बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अर्थ के अंदर होल हो जाता है, मीन्स अर्थ के अंदर जो डीपली होल हो जाता है वहाँ से भी ये इग्निशियस रॉक है, वहाँ से जो हॉट मोल्टन लावा है वो निकलता है और जब वो कूल्ड हो जाता है तो वहाँ से भी ये इग्निशियस रॉक फॉर्म होती है, इग्निशियस रॉक बनती है। सेकंड हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक की। जो सेडिमेंट्री रॉक की बात करें द पेबल्स, टाइनी पीसेस ऑफ स्टोन्स, फॉसिल्स व्हिच आर बीइंग कैरिड बाय वाटर, एयर और स्नो आर स्टोर्ड इन द लेयर्स ऑफ लैंड अंडर सी बॉटम। सच असेंबल्ड सब्सटेंसेस आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। देखिए, अगर मैं सेडिमेंट्री रॉक की बात करूँ तो जो छोटे छोटे पत्थर या पेबल्स या फॉसिल्स अर्थ के द्वारा वाटर के द्वारा, एयर के द्वारा जब ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और वहीं पर स्टोर होकर रह जाते हैं, जम जाते हैं और इनकी एक लेयर बन जाती है और एक असेंबलिंग हो जाती है, तो इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। वेन अंडर प्रेशर एंड हीट हार्डन टू फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक। और प्रेशर और हीट के कारण क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्म होता है, सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। The water has important role in this existence, so it is also called the waterborne rock। इसके अंदर वाटर का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। वाटर भी कहीं ना कहीं इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के अंदर एक एजेंट का काम करता है, तो इसलिए इसको वाटरबॉर्न रॉक भी कहते हैं। सैंड, स्टोन, लाइमस्टोन, क्ले, कोल आर द एग्जांपल ऑफ इट। अगर हम सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल की बात करें तो सैंडस्टोन या लाइमस्टोन या क्ले या कोल, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। This also contain the remains of animal and vegetation। इस रॉक्स के अंदर remains of vegetation और animals पाए जाते हैं। और इसके अलावा अराउंड 80% ऑफ अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अर्थ का जो अपर लेयर का 80% हिस्सा है वो सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बना हुआ है। अब हम लास्टली थर्ड नंबर पे हमारे रॉक्स की बात कर लेते हैं, दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। When the shape, color and characteristic of igneous and sedimentary rocks are due to the internal heat and pressure completely get changed, then these completely changed rocks are called metamorphic rock। जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक या इग्निशियस रॉक अभी हमने पढ़ी है, जब इसके कैरेक्टर के अंदर और इसके कलर के अंदर और शेप के अंदर पूरी तरीके से चेंजेसमेंट हो जाता है इंटरनल हीट के कारण। जो अर्थ के अंदर इंटरनल हीट होती है उसके कारण या प्रेशर के कारण, तो हम इसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मार्बल। इसके अलावा जो मार्बल बनी है वो भी लाइमस्टोन से बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके कैरेक्टरिस्टिक के अंदर चेंज हुआ, इसके शेप में चेंज हुआ और इसके कलर में चेंज हुआ। असल में वो क्या है, वो लाइमस्टोन, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक में चेंज हो गया और कलर में चेंज हो गया, शेप में चेंज हो गया, इसके कारण ये नई रॉक्स बन गई। इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसके अलावा ग्रेनाइट से डायमंड बनना, ग्रेफाइट से डायमंड बनना, ओके, और इसके अलावा कोल, ये सभी के सभी मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल है।
तो आज हमने देखा लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में, और इसके अंदर हमने 3 टाइप्स की रॉक्स पढ़ी। इसके अलावा लिथोस्फीयर एंड लैंडफॉर्म्स के अंदर हमने 3 टाइप्स पढ़े कि जो लैंडफॉर्म्स हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो अर्थ है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। ये यहाँ से आपको मैं स्नैपशॉट्स प्रोवाइड कर दूँगा, आपको इसकी स्टडी करना है। तब आप जब तक एक बार स्टडी नहीं करेंगे अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।